हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, मैट्रिक्स चैप्टर जो है, मैट्रिक्स चैप्टर वो हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। अब उसके बेस पे आप अपनी एनसीईआरटी से जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको लगा सकते हैं, उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नॉट बाय द जनरल मेथड्स जो आपको सॉल्यूशंस वगैरह में मिल जाते हैं, उन मेथड से नहीं, बल्कि कुछ सोच के, है ना, कुछ अपनी टेक्निक्स आजमा के, ताकि वो क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से हो जाए। मैं भी आप लोगों के लिए वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन डालने वाला हूँ जल्द ही। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा डेटर्मिनेंट पढ़ा देता हूं, ताकि और अच्छे से मैं उन सॉल्यूशंस को वहां पे आपको समझा पाऊं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं उनको समझा पाऊं, ना कि लॉन्ग ट्रिक्स के साथ में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप करें, अच्छे मार्क्स लेके आए, है ना। बट अगर मैं उनको लॉन्ग मेथड से करूंगा तो डेफिनेटली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, और टाइम टेकिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन और डेटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के बारे में। दोस्तों देखिए, डेटर्मिनेंट कुछ डिफरेंट चीज नहीं होती है। डेटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अलाइन हुई एक वैल्यू होती है। अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसके लिए एक नंबर अटैच कर सकते हो। आप एक नंबर उस डेटर्मिनेंट के साथ, उस मैट्रिक्स के साथ अटैच कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो डेटर्मिनेंट निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि वो मैट्रिक्स जो है जिसका आप डेटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया, यहाँ पे जो मेरे स्क्वायर ब्रैकेट्स थे उनको मैंने इन पैरेलल लाइंस से रिप्लेस कर दिया, और ए मैट्रिक्स के दोनों तरफ भी ये दोनों पैरेलल लाइंस लगा दी। तो ये जो सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और यू कैन से डेटर्मिनेंट ऑफ ए ऑल्सो, है ना। और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होता है ये हम बाद में देखेंगे, पहले मैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए देख लेता हूं। ये मेरे पास एक 3x3 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ए था। इस मैट्रिक्स के साथ भी मैंने यही किया, मैंने जो आपके ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थे इनको दो पैरेलल लाइन से रिप्लेस कर दिया, और मैट्रिक्स ए को भी इन दो पैरेलल लाइन से इनक्लोज कर दिया। तो ये जो सिंबल है ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको इस सिंबल से आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डेटर्मिनेंट के बारे में। सबसे पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का यहाँ पे जो स्क्वायर डेटर्मिनेंट था हमारे पास, एक 2x2 का जो डेटर्मिनेंट था, उसका एक्सपेंशन देखते हैं। एक्सपेंशन बेहद ही सिंपल है। आप a1 से शुरुआत करें और उसकी मल्टीप्लाई उसके साथ जो डायगोनल में एलिमेंट है b2 उससे कर दे, b1 की मल्टीप्लाई जो उसके साथ डायगोनल में है उससे कर दे, और बीच में माइनस का साइन लगा दे। ये सिंपल सा एक्सपेंशन होता है। करना क्या है बेटा, मैं दोबारा रिप्लेस कर रहा हूं, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, नॉन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस का साइन यहाँ पे पुट कर देना है। तो 2x2 का एक्सपेंशन बेहद ही आसान होता है। इंपॉर्टेंट होता है 3x3 का एक्सपेंशन। देखिए 3x3 का एक्सपेंशन करने के लिए मेरे पास ये रो 1 थी, ये रो 2 थी, ये रो 3 थी, ये कॉलम 1 था, ये कॉलम 2 था, और ये कॉलम 3 था। मेरे पास यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम्स थे। तो इसका मतलब मैं एक 3x3 जो ऑर्डर का मैट्रिक्स डेटर्मिनेंट है हमारा, 3 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट है, उसका एक्सपेंशन 6 तरीके से कर सकता हूँ। किन 6 तरीके से? मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ रो 1, रो 2 या रो 3 के तरीके से, या फिर मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ C1, C2 या C3 के हेल्प से। तो मैं यहाँ पे एक रो और एक कॉलम की हेल्प से इसके एक्सपेंड करने वाला हूँ। पहले मैं रो 1 की हेल्प से एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो जब आप रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तब आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रो 1 किया, जो पहला एलिमेंट है उसको यहाँ पे लिखा, उसके बाद आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि रो 1 मेट एलिमेंट आपने क्या लिया, A1 से आपकी जो भी रो पास हो रही थी और जो भी कॉलम पास हो रहा था वो आपने कट कर दिया, और बचा हुआ जो डेटर्मिनेंट बचा उसको आपने लिख दिया। उसके बाद में आपने यहाँ पे B1 लिखा, और उसके साथ आपने क्या किया, जो B1 से आपकी रो और कॉलम पास हो रहा था वो आपने छोड़ दिए। उसके बाद में जो भी डेटर्मिनेंट बचा वो आपने लिख दिया, जो कि A2 A3 और C2 C3 था। अब रो 1 का थर्ड एलिमेंट था C1 के केस में भी आपने क्या किया, आपने C1 से पास होने वाली रो और C1 से पास होने वाला कॉलम को छोड़ दिया, और बचे हुए डेटर्मिनेंट को लिख दिया A2 A3
एंड B2 B3। तो ये आपका हो गया। अब A1 के साथ में आप प्लस साइन रखिए, B1 के साथ माइनस और C1 के साथ प्लस, यानी कि आपको साइन क्या करने हैं यहाँ पे अल्टरनेटली चेंज करते जाने हैं, प्लस माइनस प्लस। तो रो वन की हेल्प से ये इस तरीके से मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को और भी अच्छे से लिख सकता हूँ, A1 मल्टीप्लाई बाई B2 की C3 के साथ मल्टीप्लाई और C2 की B3 के साथ मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन, माइनस B1, A2 की C3 के साथ मल्टीप्लाई, C2 की A3 के साथ मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन प्लस C1, A2 की B3 के साथ मल्टीप्लाई और B2 की A3 के साथ मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन। ये आपने रो वन की हेल्प से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देखिए ये A1 B2 C3 वट एवर इट इज, दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, तो वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगा एक सिंपल नंबर निकल के आएगा। सिमिलरली मैं इसको अब कॉलम जो हमारा 2 है, कॉलम 2 की हेल्प से मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। कॉलम 2 की हेल्प से, कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, B1 था। कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या था, B1 था। अब आपने B1 से पास होने वाली रो और कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट था उसको लिख लिया A2 A3 C2 C3। अब इसी कॉलम में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है इसी कॉलम में B2। तो आपने B2 से पास होने वाली रो और कॉलम को छोड़ दिया, बचा हुआ डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लिया A1 A3 C1 C3। अब इसी कॉलम में जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो था B3, आपने B3 से पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ दिया, आपको मिला A1 A2 C1 C2। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बाहर लगने वाले साइन की। देखिए यहाँ पे मैंने B1 के साथ माइनस साइन लगाया, तो इधर भी माइनस ही लगाऊंगा और फिर साइन को मैं अल्टरनेटली चेंज करता चला जाऊंगा। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूँ फाइनली, तो माइनस B1 तो सेम एज, और A2 की मल्टीप्लाई C3 के साथ में और C2 की मल्टीप्लाई A3 के साथ में और बीच में माइनस का साइन, प्लस B2 सेम एज A1 की मल्टीप्लाई C3 के साथ में और C1 की मल्टीप्लाई A3 के साथ, C1 की मल्टीप्लाई A3 के साथ में और बीच में माइनस का साइन, माइनस B3 सेम एज A1 की मल्टीप्लाई C2 के साथ में और C1 की मल्टीप्लाई A2 के साथ में और बीच में माइनस का साइन। देखिए आप फर्स्ट एलिमेंट से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं ना, और साइन का ध्यान रखना है। साइन का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्लस साइन होता है A1 के साथ में हमेशा अटैच, B1 के साथ में माइनस, C1 के साथ में प्लस। A1 के साथ में प्लस था तो A2 के साथ माइनस, A3 के साथ प्लस, मतलब साइन को आप अल्टरनेटली चेंज करते चले जाओगे A1 के साथ प्लस रख के, और ये साइन हमेशा अटैच रहेंगे, माइनस प्लस माइनस ये B2 प्लस था तो B3 माइनस C3 प्लस, ये साइन हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन इस तरीके से आपको याद रखने हैं। पहला साइन आपको प्लस लेना है, उसके बाद साइन को क्या कर देना है, अल्टरनेटली चेंज कर देना है। डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स के साथ हमेशा प्लस साइन आएगा, डायगोनल चाहे लीडिंग हो चाहे नॉन लीडिंग हो। तो इस तरीके से मैंने रो वन और C2 से डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके यहाँ पे देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में हम आगे बात करते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स की। देखिए माइनर्स और कोफैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is the determinant corresponding to the submatrix obtained by eliminating ith row and jth column। छोटा सा आसानी से समझते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक मैंने एलिमेंट यहाँ पे चूज किया 2 3, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मैंने एलिमेंट चूज किया। इसका मतलब मैंने क्या चूज किया, C2 चूज किया, और C2 के कोरस्पॉन्डिंग में माइनर निकालना चाहता हूं जिसको मैं M23 से रिप्रेजेंट करूंगा। ये किसके इक्वल होगा, आप C2 से पास होने वाली रो और C2 से पास होने वाले कॉलम को कट कर दीजिए। जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा माइनर ऑफ C2 को। सिमिलरली आपको M31 निकालना है। M31 का मतलब क्या होगा बेटा, M31 सिंपल है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम से पास होने वाला डिलीट कर दीजिए, उसके बाद जो भी बचा उसको आप लिख लीजिए B1 C1 B2 C2। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसको हम बोलेंगे माइनर ऑफ A3, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो माइनर सिंपल था, माइनर निकालने के लिए आपको Aij एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो आप ith रो और jth कॉलम को छोड़ दीजिए,
उससे अलग जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट बचा उसको लिख लीजिए, वही हमारा माइनर कहलाएगा। अब माइनर का जो ऑर्डर है, देखिए ये जो डिटर्मिनेंट था इसका ऑर्डर कितना था 3, और माइनर दोनों के दोनों एग्जांपल्स में ऑर्डर कितना निकला 2। तो आप कह सकते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। मैं 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का माइनर निकालने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एज ए माइनर मिला। अब कोफैक्टर और भी सिंपल होता है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Cij, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाई Cij, जहां पे Cij किसके इक्वल है, -1 टू द पावर i प्लस j Mij, यानी कि Mij तो आपने निकाला ही है, अब -1 की पावर में i प्लस j आपको लिखना है। तो C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 3 m23। इसका मतलब -1 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो गया, -1 टू द पावर 5, जो आपको माइनस साइन देगा। सो -1 m23। अब m23 किसके इक्वल था बेटा, m23 आपने निकाला था यहां पे a1 b1 a2 b3, a1 b1 a1 b1 और उसके बाद में a3 b3, ये दिस इज a3 b3। तो a1 b1 a3 b3। चलिए C31 निकालना चाहते हैं, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 1 m31, -1 टू द पावर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 4, जो आपको प्लस साइन ही देगा, दिस इज इक्वल टू m31। और m31 किसके इक्वल था हमारा, m31 हमने निकाला है b1 c1 b2 c2, b1 c1 b2 C2, ये हमारे पास C31 हो गया, यानी कि कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट लाइंग इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब देखो M जो C31 है, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको डिटर्मिनेंट मिला उसके बाहर कैसा है, प्लस साइन, और जो मैंने साइन स्कीम बताई उसमें भी जो मेरे पास साइन आया है वो साइन कैसा है, वो साइन है प्लस साइन। सिमिलरली अगर आप मतलब किसी भी एलिमेंट का निकालना चाहोगे तो उसी तरीके से निकल जाएगा, प्लस माइनस का साइन कोफैक्टर की वजह से, ये जो साइन स्कीम है ना ये कोफैक्टर की वजह से आती है, ठीक है। कोफैक्टर के साइन आपको ये साइन स्कीम देते हैं, तो ये साइन स्कीम आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते टाइम याद रखनी है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म ऑफ माइनर्स लिखनी है। पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं यहाँ पे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अब इसको आप रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो रो 1 के कोरस्पॉन्डिंग आप इसको एक्सपेंड कीजिए। आपने लिखा a1 जब आपने लिखा तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, और आपने बचा हुआ डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख लिया b2 c2 b3 c3। सिमिलरली आपने माइनस का साइन लगाया b1 के कोरस्पॉन्डिंग, b1 से पास होने वाली रो और कॉलम को छोड़ दिया, तो आपको मिला a2 a3 c2 C3। उसके बाद रो 1 का नेक्स्ट एलिमेंट था C1 से पास होने वाली रो और कॉलम को आपने छोड़ा, तो आपको मिला A2 A3 B2 B3। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मिलने वाला माइनर, माइनस B1। ये जो डिटर्मिनेंट है ये है हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मिलने वाला माइनर, सो M12। और ये जो है हमारा ये क्या है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मिलने वाला माइनर। तो माइनर की हेल्प से भी आप किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके लिख सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूं तो ये माइनर की हेल्प से आपने एक्सपेंड कर दिया। इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इस बार फिर से मैं थोड़ा सा अच्छे से ले लेता हूं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट को मैंने डेल्टा के इक्वल माना, और लेट से कि आप इस डिटर्मिनेंट को रो 1 की हेल्प से ही एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो a11 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई बेटा, a11 के साथ प्लस साइन था, इधर माइनस इधर प्लस, और आप रो 1 की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो a11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ दिया, आपको बचा a22 a23 a32 a33। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट आया a12, तो माइनस का साइन आपने लगा दिया, साइन पहले से अटैच है, तो a12 से पास होने वाली रो और कॉलम को आपने छोड़ा, बचा a21 a23 a31 a33। और थर्ड एलिमेंट जो हमारा है इसमें वो है a13, साइन प्लस का अटैच था उसके साथ, और a13 से पास होने वाले रो और कॉलम को अगर आप छोड़ो तो बचेगा आपका a21 a31 a22 एंड a32। ये हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे बचा। दोस्तों इसको क्या हम
कोफैक्टर की टर्म्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे C11 निकालूं तो -1 टू दी पावर 1 + 1, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पास होने वाला मैट्रिक्स छोड़ दीजिए, A22 A32 A23 A33। और अगर मैं यहाँ पे C12 निकालूं तो -1 टू दी पावर 1 + 2, और इससे पास होने वाले रो और कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए। इसका मतलब आपको मिलेगा A21 A31 A23 A33। इसके बाद में आप C13 निकालिए, वो भी किस क्या इक्वल हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, आपको मिलेगा A21 A22 A31 A32। अब ये देखिए, ये यहाँ पे माइनस का साइन देगा, ये जो है -1 टू दी पावर 1 + 2, ये माइनस साइन देगा, ये प्लस साइन देगा, और ये भी कैसा देगा, प्लस साइन। तो ये जो ड्रॉ वन के कोरस्पॉन्डिंग आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था, तो इसको आप लिख सकते हैं A11 C11। अब ये माइनस साइन विद दिस विल गिव यू C12, एंड दिस प्लस साइन विद दिस विल गिव यू A13 C13। तो डेटर्मिनेंट को इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है यहाँ पे नोट अगर मैं करने की बात करूं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, देन देयर सम इज 0। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि A11 A12 A13 तीन एलिमेंट मैंने लिए, इसके साथ मैंने कोफैक्टर लिया C21, इसके साथ कोफैक्टर लिया C22, और इसके साथ मैंने कोफैक्टर लिया C23। देखिए, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं है, ये भी इस एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं है, ये भी इस एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं है। तो इस केस में इन तीन जो मल्टीप्लीकेशन का सम है वो 0 के इक्वल होगा। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और, A31 C11 A32 C22 एंड A33 C, लेट्स से इसको A11 लिया, A12 ले लेते हैं और A13 ले लेते हैं। ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं है, ये भी इस एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं है, ये भी इस एलिमेंट का कोफैक्टर नहीं है। तो इस केस में भी इन तीनों का सम 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए कि तीनों एलिमेंट एक ही रो के होने चाहिए, और तीनों कोफैक्टर भी किसी एक ही रो के एलिमेंट्स के होने चाहिए। जैसे ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स थे और ये हमारी थर्ड रो के एलिमेंट थे, तभी ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ दिस। तो माइनस निकाल लेता हूं मैं, माइनस निकाल देते, कोफैक्टर्स भी निकाल देते। फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब A11 के कोरस्पॉन्डिंग आप निकालने की कोशिश करेंगे। पहले माइनर लिख लेते हैं इधर, ये हम माइनर्स निकाल रहे थे। A11 के कोरस्पॉन्डिंग निकाला तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, आपको क्या बचा, सिर्फ 3। तो ये आप 3 को इस तरीके से आपने लिख दिया। A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने छोड़ा तो आपको क्या मिला, 4। A21 इसका मतलब आपने सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो आपको मिला -2। और अगर आप A22 की बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम आपने छोड़ दिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मिला 1। ये माइनर हो गया। कोफैक्टर किसके इक्वल होगा, C11 की अगर आप बात करें, मतलब A11 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आप निकालना चाह रहे हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 टू दी पावर 1 + 1 M11। ये हमारा M11 था, ये हमारा M12 था, ये हमारा M21 था, और ये हमारा M22 था, M11। तो -1 टू दी पावर 1 + 1 प्लस ही हो गया, और M11 कितना आया था, 3। सिमिलरली A12 के कोरस्पॉन्डिंग निकालूंगा अगर मैं, तो -1 टू दी पावर 1 + 2 M12 की वैल्यू 4 है, तो ये -4 के इक्वल हो गया। A21 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 1 M2 + 1। तो ये यहां से माइनस साइन आया, और M21 भी किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। सिमिलरली A22 अगर मैं निकालूं तो A22 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 टू दी पावर 2 + 2 M22। तो ये इक्वल टू हो जाएगा M22 के, और M2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारे फाइनल आए। यहाँ पे जो हमारे ये इक्वल टू साइन लगाने के बजाय अगर मैं डॉट लगाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। A11 के कोरस्पॉन्डिंग A12 A21 के A22 के, A11 A12 A21 A22। तो ये हमारे फाइनल डेटर्मिनेंट्स आ गए इन द टर्म्स ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। नेक्स्ट केस में हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, डेटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का सिंपल तरीका है, डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो, 2/2 को कर रहे हैं ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करो, और बीच में माइनस का साइन, 2 × 2 = 4 एंड माइनस माइनस विल बी 4, 4 + 4 विल बी 8। इस क्वेश्चन में भी इसको हमें सोल्व करना है, 2/2 का डेटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। तो डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, इसका मतलब x × x, देन
नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई, इसका मतलब x प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वन और बीच में माइनस का साइन, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी की फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड द वैल्यू विल बी वन। इस क्वेश्चन में हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, 3/3 का ये जो मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट है, तो रो वन के कोरस्पॉन्डिंग मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ। जीरो के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं इसको करूँ तो जीरो से पास होने वाली रो वन के कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट हमारा जीरो था, तो पास होने वाली रो और कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा जीरो साइन बीटा माइनस साइन बीटा एंड जीरो। नेक्स्ट एलिमेंट था साइन एल्फा, माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस साइन अटैच होता है। इस केस में साइन एल्फा से पास होने वाली रो और कॉलम मैंने छोड़ दिया, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो ये बचा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा साइन बीटा जीरो। और थर्ड एलिमेंट जो इसी रो का था वो था माइनस कोस एल्फा, तो यहाँ पे वैसे तो प्लस साइन आना था पर आपका जो यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है वही माइनस कोस एल्फा है, तो उससे पास होने वाला रो और कॉलम छोड़ा, आपको एलिमेंट क्या बचा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा जीरो माइनस साइन बीटा। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपेंड करना है, चलिए इस डिटर्मिनेंट को अब एक्सपेंड कर देते हैं। जीरो की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ होगी जीरो ही आएगा, माइनस साइन एल्फा सेम एज साइन एल्फा की मल्टीप्लाई जीरो के साथ हुई तो जीरो आया, माइनस कोस एल्फा साइन बीटा आपका यहाँ पे बचा, माइनस कोस एल्फा सेम एज। अब इस माइनस साइन एल्फा और माइनस साइन बीटा की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन एल्फा साइन बीटा, और इस जीरो की कोस एल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जीरो। यहाँ से आपको मिला साइन एल्फा कोस एल्फा साइन बीटा, और यहाँ से आपको मिला साइन एल्फा कोस एल्फा साइन बीटा, और इस दोनों इक्वल है तो सॉल्व करके एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और आंसर आ गया आपका जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये दोनों डिटर्मिनेंट अगर इक्वल है तो x की वैल्यू बताइए। दोनों डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं दोस्तों। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का साइन, x की मल्टीप्लाई x के साथ तो एक्स स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2√2 आ जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं आप लोगों को बेसिक चीज़ें क्लियर हो जा रही होगी कि किस तरीके से हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, क्योंकि एक्सपेंशन से ही लगभग 4-5 क्वेश्चंस बन जाते हैं भाई। आपको टीजीटी में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पीजीटी में 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एनडीए में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और सीयूटी में तो डेफिनेटली एक्सपेंशन से क्वेश्चंस आएंगे। तो एक्सपेंशन आपको 2/2 और 3/3 का तेजी से आना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको करना है रो 2 के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करना है, ये आपकी रो 2 थी, प्लस माइनस, तो 1 के साथ आया माइनस का साइन। अब आपने ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 3 की मल्टीप्लाई -3 में हुई तो -9 आया, बीच में माइनस का साइन लगाया, -2 की मल्टीप्लाई 1 में हुई तो माइनस का 2 आया। नेक्स्ट एलिमेंट था 2 के साथ था साइन प्लस का। अब आप 2 से पास होने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 से पास होने वाली रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ हुई और -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ हुई, बीच में माइनस का साइन। अब इसी रो में लास्ट एलिमेंट जो आपका है वो है 3 के साथ साइन था माइनस का, 3 से पास होने वाले रो और कॉलम छोड़ दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और माइनस साइन -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में। अब -1 यहाँ से -9 + 2 मिला, +2 मल्टीप्लाई -6 -4 मिला, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 6 मिला। अब -9 + 2 -7 होता है, -1 7 हो गया, -6 -4 -10 10 मल्टीप्लाई बाई 2 -20 हो गया, 6 + 2 8 8 3 जा -24 हो गया। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखो यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 44 -7 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -37। तो अब ना इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे मैंने इसको ना 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की फॉर्म में नहीं लिखा दोस्तों, तो इसका मतलब आपको भी अब यहाँ पे आके ज़्यादा नहीं सोचना है, अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करने की कोशिश करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंड अगर आपने कर लिया तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी आपको एक नोट बताया था कि अगर एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी एक रो के तीनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी और रो के तीनों कोफैक्टर के साथ हो तो वैल्यू क्या आएगी 0।
डायरेक्ट आपको यहाँ पे पुट करना है। आई होप दोस्तों आपको इस लेक्चर से कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, जैसे कि यही वाला कॉन्सेप्ट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा, उतना टाइम आपको नहीं लगाना है। तो इन तरीके के जो आपके शॉर्ट कॉन्सेप्ट बन रहे हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ताकि आपको टाइम आने पे याद भी रह सके। बाकी हमने इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखा है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं। डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आप लोगों को आता ही होगा, सब लोगों को आता है। फिर भी जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी अच्छा साबित होगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।